ये 2 और 3 तारीख मई में जो चुनाव होने जा रहा है सेकेंड फेज के बाद, उस चुनाव को पुनः प्रभावित करने के लिए उतारा गया है एकता कपूर को, जिसको स्मृति ईरानी के मित्र हैं और जिनको पद्म पुरस्कार दिए गए। अब वो साबरमती फाइल लेके आ रही है, हिंदुओं के उस दर्द को पुनः उभार कर वोट भाजपा के लिए दिलवाने का प्रयास हो रहा है। जबकि हिंदुओं का आपने बताया 24,000 हिंदू जेल गए, हिंदू मारे गए, हिंदुओं को न्याय नहीं मिला, हिंदुओं पे गुजरात सरकार ने गोलियां चलवाई, लेकिन हिंदुओं के इस दर्द को उभार उभार के लगातार 13 साल से मुख्यमंत्री, 10 साल प्राइम मिनिस्टर, अब पुनः फिर से वही काम 3 मई को होने जा रहा है। क्योंकि सारे बाकी हथियार फेल किए जा रहे हो रहे हैं ना। अभी एक और बात बताती हूँ बड़ी मजे की, जिससे मैं अब किताब पढ़ रही हूँ तो बहुत सी चीजें दे आर फॉलिंग इन प्लेस जो उस वक्त नहीं समझ आती थी, क्योंकि मैं भी अनजान थी। और जितना एविडेंस इकट्ठा किया, कुछ चीजें आज भी मैं ठोक बजा के कह सकती हूँ, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, पर उसके पीछे के जो फोर्सेस थे अब समझ आ रहे हैं। उदाहरण के लिए जफर सरेश वाला, जिसको मैंने काफी कोट किया है, बहुत इंसाइटफुल इंटरव्यूज देते हैं। तो उन्होंने ही मोदी जी को मर्दे मुजाहिद कहा। फिर वो बताते हैं जो शुरू किया कि वो लंदन में थे उस वक्त जब राइट्स हुए, और लंदन में मोदी को 2003 में गए थे मोदी जी गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए कॉर्पोरेट्स को इनवाइट करने, कैपिटल आए, लोग इन्वेस्ट करने आए, इन्वेस्टर्स आए इंग्लैंड से वगैरह वगैरह। तो इन्होंने समय मांगा और मोदी जी ने बड़ी खुशी से इनको समय दिया। ये एक मौलाना के साथ रजत शर्मा जी की मौजूदगी में वहां पहुंचते हैं मोदी जी के होटल में। खुद मेरे किताब में डिटेल ब्यौरा है, पर अब जो पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत सी नई बातें समझ आ रही हैं उसमें। हाँ, अब मोदी जी इन्होंने सोचा हम जाके 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट शायद सुन ले, जैसे चीफ मिनिस्टर करते हैं। ये मीटिंग 2.5 घंटे चलती है। पहला घंटा जो उनके साथ मौलाना गए हैं वो खरी खरी सुनाते हैं, मोदी जी की क्लास लेते हैं, और क्या क्या नहीं अंट शंट बोल देते कि आप जिस तरह की बातें मुसलमान नेता करते ही हैं, आज भी करते हैं मोदी के खिलाफ, तो सारी बातें करते हैं। रजत शर्मा खुद विटनेस है और रजत शर्मा को भी मैंने कोट किया। 1 घंटा उनकी डांट फटकार सुनने के बाद अब बीजेपी के किसी बड़े से बड़े या आरएसएस के नेता की हिम्मत है मोदी जी को डांट फटकार दे और जिंदा बच जाए? ना, क्या हश्र होगा उसका। एक सवालिया निशानी लगा दो। ये अच्छे से सुनते हैं डांट फटकार इनकी, और फिर उनको बड़े प्यार से समझाते हैं कि आपको गलतफहमी है, मैंने ये किया, आपको नहीं पता मैंने गोलियां चलवाई, आपको नहीं पता हिंदू मारे गए, आपको नहीं पता कितनी जगह मैंने आर्मी भेजी, मस्तनवी का मदरसा, फलां वो आगा खान के खोजा मुस्लिम की कॉलोनी, जैसे जैसे मुझे पता चलता गया मैं तुरंत आर्मी भेजता था, कितने लोगों को बचाया वगैरह वगैरह, ये सब बताया, और कितने हिंदू मारे गए और कितने अरेस्ट हुए। अच्छा, एंड में वो मौलाना इन्हें कहते हैं, इनकी बात सुन के, अगर ये सच है, और मोदी जी कहते हैं आप मेरे पे विश्वास करो, मैं आपका वो ध्यान रखूंगा जो कभी किसी ने नहीं किया होगा। तो वो कहते हैं अगर ये सच है कि आपने ये एक्शन हिंदुओं के खिलाफ लिया, आप हमारे समर्थक हैं, तो खुल के क्यों नहीं कहते कि आपने गोलियां चलवाई, आपने इतने अरेस्ट किए। तो रजत शर्मा को कोट करते हुए मैंने लिखा है, ओके, मोदी जी कहते हैं मौलाना और सफर को, यू विल नॉट सी मी फेल यू इन एक्शन, बट डोंट आस्क मी टू से इट ओपनली। VHP types will wipe me out. Elections are right around the corner. ओहो, VHP वाले मुझे खा जाएंगे अगर मैंने कह दिया कि मैं तो हिंदुओं को अरेस्ट करवा रहा हूँ, मैंने गोलियां चलवाई हैं और इलेक्शन आ रहा है तो मुझे वोट तो चाहिए उनकी। यानी तो दीदी एक सेकंड, मोदी जी अभी भी वही उस समय से बंद कमरे में कुछ और हैं और बाहर इलेक्शन के लिए कुछ और हैं। नहीं, मुसलमानों की फटकार खा के भी उनके लिए जी जान से
उनके कदमों पर न्योछावर हो जाते हैं, डांट फटकार आज तक भी। मैं और तो दो चार ऐसे किस्से हाँ सुनाऊंगी, हाँ आप हाँ, सुने सुने। हैरत में रह जाएंगे। परंतु हिंदुओं के लिए सिर्फ कभी तिलक लगा लिया, कभी मंदिर में जाके घंटी बजा दी, हमारे लिए सिर्फ नाटक, मुखौटा, हमारी सुनवाई कहीं नहीं है और तब भी नहीं थी। जैसे मैंने कहा, इतने हजारों हिंदू, कभी खबर लिया आपने, किसी को पता भी है जो 59 हिंदू मारे गए थे गोधरा में, उनका क्या हश्र हुआ? क्या हुआ उनका हश्र? उनको क्या मिला? या करीब 10,000 हिंदू रिलीफ कैंप्स में थे, वो भी उजड़े थे क्योंकि मुसलमानों ने इतना दंगा फैलाया था, इतना व्यापक सारे गुजरात में। किसी को पता भी है कि उन हिंदुओं को क्या घर मिले नहीं मिले? हमें ये तो पता है कि मुसलमानों को घर भी मिले, उनको राशन भी मिलता था, ये भी मिला, वो भी मिला। क्या हिंदुओं को क्या मिला? किसी को पता है? या मोदी सरकार ने बताया? नहीं। अच्छा, अभी ये देखिए, उसके बाद देखिए ये जो जफर और इन्हीं की कहानी, जैसे जफर ही बताते हैं कि तोगाड़िया साहब जब पहले गुजरात आते थे तो करीब 1 लाख लोग उनको एयरपोर्ट पे मिला करते थे रिसीव करने। फिर बड़े प्रोसेशन में पूरे गुजरात, मतलब शहर में प्रोसेशन जाता था और सारा शहर थम जाता था, इतना उनका भव्य स्वागत हुआ करता था। मोदी जी के बाद, और इसीलिए वो उन्हें मर्द मुजाहिद कहते हैं, तोगाड़िया साहब के ऊपर ऐसी गाज गिरी कि उनको रिसीव करने 2 लोग भी नहीं पहुंचते थे, और इतना वो ह्यूमिलिएशन उनको झेलना पड़ा कि उन्होंने गुजरात में घुसना बंद कर दिया। और इसीलिए ओवैसी साहब हैदराबाद में भी उनको चुनौती देके कहते हैं, अरे बड़े बनते फिरते हो हैदराबाद में आके, आप स्पीचेस देते हो, या महाराष्ट्र में, गुजरात में जाके देखो, टांगे तोड़ देगा मोदी तुम्हारी। इस तरह के अपमानजनक शब्द ओवैसी तक उनको कहता है, और कभी नहीं उसके बाद गुजरात में वो पांव जमा पाए। आप सोचिए ये हालत होगी। और जो भी हिंदू थे वीएचपी के, बजरंग दल के, पूरी तरह से, और तो और छोड़ो, आरएसएस का जो किसान फ्रंट था, ये मोदी जी ने खुद मुझे बताया, उन्होंने कोई आंदोलन छेड़ा बिजली के इशू को लेकर या ऐसे कुछ। अब किसान आंदोलन आपने देखा ना, सिंघू बॉर्डर पे छेड़ा तो मोदी जी कैसे पलकें बिछाए, उनकी सारी बातें मान गए, कानून वापस ले लिए। आरएसएस के ऑफिस में ताला बंद कर दिया, आरएसएस को जो किसान मोर्चा था, ताले बंद हो गए। अच्छा, उसके बाद और सुनो, अब जफर अपनी इंग्लैंड की यात्रा के दौरान और इंग्लैंड के मीटिंग के दौरान जफर भाई को कहा जाता है कि आप जब हिंदुस्तान आइए तो मुझे जरूर मिलने आना। मतलब 2.5 घंटे डांट फटकार लेके खा के फिर उनको कहते हैं। और जफर खुद बताते हैं कि नवंबर 2003 में जब उनको आना था तो उन्होंने मोदी जी के ऑफिस फोन किया। अरे 3-4 किस्से सुनाऊंगी आपको, गजब के हैं, तृप्तिकरण के। फोन किया तो मोदी जी ने खुद उठाया, अरे जफर भाई इतने दिन क्यों भूल गए, कब आ रहे हो? तो बोले, अरे क्या मैं आपके यहाँ आऊंगा, मैंने तो क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपकी पार्टी के खिलाफ, आपके खिलाफ केस दर्ज किए हुए थे, अडवाणी जी को इंग्लैंड में नहीं घुसने दिया, तो मेरे को तो पुलिस शायद एयरपोर्ट पे ही कहीं ना बंद कर ले। तो मोदी जी कहते हैं, आप चिंता क्यों करते हैं? और जफर जब आते हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स उनको एयरपोर्ट पे वीआईपी ढंग से मिलते हैं, उनको घर तक पहुंचाते हैं। फिर मोदी जी को जब वो ऑफिस मिलने आते हैं तो यही मोदी जी, अच्छा एक मंत्र मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास, तो मोदी जी का पहले दिन से नारा था। जिस दिन वो शपथ ग्रहण किए हैं चीफ मिनिस्टर की, तभी से वो सबका साथ सबका विकास, विच इसेंशियली मेंट, आप जानते ही हैं वो सब कौन है। खैर, तो मोदी जी का मैसेज हर एमएलए को ये था कि आप मुसलमानों के घरों घरों में जाके, बस्तियों में जाके ये मैसेज दीजिए
भाई आप हमें वोट मत दीजिए, कोई बात नहीं, अपना काम तो करवाइए, हम आपके भी प्रतिनिधि हैं, गाली खा के भी काम तो करवाइए। और बड़े बड़े काम कैसे होते हैं उसके मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगी, उसके कुछ, और जफर ने खुद ही बताए हैं। जैसे जफर को हिंदू इलाके में, पॉश इलाके में BMW शोरूम के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी। मोदी जी को कहा, उन्होंने कहा आप जगह हाथ लगाओ, आपको मिल जाएगी, तुरंत जगह मिली। वो तो छोटी सी बात है, एक बड़ा अनोखा उदाहरण है। जफर ने ही बताया, ये पूरी डिटेल्स मैं उसी की जुबानी बता रही हूँ। एक नूतन स्कूल जो बापू नगर में स्थित कोई हिंदू संस्था चलाया करती थी, और वहां जैसा हो रहा है डेमोग्राफिक इन्वेजन जैसे होती है, तो जैसे जैसे मुस्लिम संख्या बढ़ती गई, मुस्लिम बच्चे बढ़ते गए, तो उस हिंदू संस्था ने एक मुस्लिम संस्था को स्कूल बेच दिया। अब मुस्लिम संस्था ने उसको काफी एक्सपैंड किया और उसमें बहुत सी इलीगल भी जमीन घेरी और कंस्ट्रक्शन करवा ली। अब होता क्या है कि इस इंक्रोचमेंट का किस्सा हाई कोर्ट तक पहुंचता है, और हाई कोर्ट ऑर्डर देता है कि स्कूल की बिल्डिंग को ढा दो क्योंकि इलीगल इंक्रोचमेंट की है। और ऐसा हाई कोर्ट को अधिकार है। तो एक रात को वहां पहुंच जाती है, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो पुलिस भी पहुंच जाती है और बुलडोजर भी पहुंच जाते हैं। फिर वो स्कूल की मैनेजमेंट जफर भाई को कहती है, अब जफर भाई ये मोदी जी बचा सकते हैं। रात के 10:45 को ये जफर बताते हैं, फोन करते हैं मोदी जी के ऑफिस, मोदी जी के घर या जहां भी, और वो उस वक्त नहीं है, तो उनका असिस्टेंट कहता है कि मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगा। बोलते हैं देखो 7 बजे से पहले मोदी जी मुझे फोन कर ले, ये CM साहब को कह देना। 7 बजने से 2 मिनट 3 मिनट पहले फोन आ जाता है, क्या हुआ जफर भाई, इतनी सुबह सुबह क्यों तकलीफ कर रहे हो? तो बोले कि आप ही कर सकते हो, 1400 लड़कियां पढ़ती हैं और आफ्टरनून शिफ्ट में 1400 लड़के हैं, तो ये तो शिक्षा की बात है, तो आपको बचाना पड़ेगा। ठीक है इलीगल है, पर क्या हुआ, स्कूल है, शिक्षा की बात है, वगैरह वगैरह। तो मोदी जी कहते हैं चिंता मत करो। हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफत में जाके बुलडोजर और पुलिस को कहा जाता है फुट लो, और उस संस्था को पूरी मदद दी जाती है, फटाफट कैसे रेगुलराइज करे वो बिल्डिंग, वो की जाती है। हाँ ये मतलब देखिए, आप देखिए, एक आदमी कठपुतली है जफर सरेशवाला का, और उसके कहने पर अवैध काम भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद पे बैठ के, सिर्फ अच्छा मुस्लिम तृप्तिकरण दिखाने के लिए। अच्छा, और ये नहीं कि जफर सरेशवाला इनके मुरीद हो गए। मुझे याद है चुनाव से कुछ दिन पहले जफर भाई बड़े खफा फोन पे लग रहे हैं, मुझे मिले भी एक बार दिल्ली में, और फोन पे भी बड़े बुझे बुझे। तो मैंने कहा जफर भाई क्यों आप मोदी जी के प्रति बड़े खफा खफा लग रहे हैं? हाँ क्या करें, सब कुछ करते हैं इनके लिए। अच्छा करवाते हैं अपना काम, इतना किया, मैंने सिर्फ इतना ही किया कि आए दिन नई मांग लेके चले जाते हैं। 2-3 और उदाहरण दूंगी आपको मांगों के। और ये मुझे तो कुछ सपोर्ट भी नहीं मिल रही, अब दिल्ली भी आता हूँ तो मैं इनके खर्चे पे, और कोई ये नहीं कि 50 लोग भी जफर सरेशवाला ने खड़े कर दिए मोदी जी के लिए। तो मुझे उस वक्त नहीं पता था, मैं सोच रही थी कि शायद इनकी वजह से कुछ मुस्लिम वोट मिल जाए। तो मुझे बड़ी चिंता हुई कि अरे एक तो मुसलमान खड़ा है इनके साथ, तो कहीं चुनाव में बिगड़ ना जाए बात। तो मैंने मोदी जी को फोन करके कहा, मोदी जी जफर भाई बड़े नाराज हैं कि आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, वो दिल्ली जाते हैं तो उनके लिए कोई इंतजामात नहीं है, वगैरह वगैरह। और अगली बार 5 स्टार में रहे, ताज होटल में आके रहे, बिजनेस क्लास टिकट मिला। यानी ये नहीं है कि उन्होंने आड़े वक्त भी मोदी जी के साथ दिया हो, अपनी जेब से इतना ही खर्च करके कि अगर दिल्ली किसी मीटिंग में आना है तो एक हवाई टिकट खरीद लो, क्या बड़ी बात है। मैं तो इतनी बार गई, सारे अपने खर्चे पर ही गई, किसी ने मुझे तो नहीं पैसे दिए थे। तो he extracted his pound of flesh and his claim to fame is कि देखो मोदी मेरे लिए क्या क्या करते थे।
अच्छा और सुनो, अभी महेश भट्ट का उदाहरण, महेश भट्ट की भी इंटरव्यू मैंने छापी है। वो तो बड़ी बड़ी गालियां देते हैं, खुले मैदानों से, मतलब खुले खुले मंचों से देते हैं। तो वो खुद बताते हैं, चैप्टर 2 है मेरी किताब में, महेश भट्ट की इंटरव्यू, कि मैं सूरत गया था 2004 में, और जो मदनी साहब ने एक बहुत बड़ा मीटिंग, पब्लिक मीटिंग की थी, और मैंने मोदी को खूब सुनाई खरी खरी, और जालिम और जल्लाद और क्या क्या नहीं कहा। एकाएक उस मीटिंग के तुरंत बाद मोदी जी खुद फोन करते हैं सीएम ऑफिस से। मुझसे सोचा कोई प्रैंक कॉल है, नहीं नहीं मोदी जी, क्या बात है महेश भाई, नाराज लगते हो, बताइए ना, आप आइए ना, आप जब भी आइए, 5 आइए, 50 आइए, 500 आइए, आई एम देयर फॉर यू। आपकी जो भी जायज शिकायतें हैं मैं दूर करने को तैयार हूँ, किसी को लेके आइए, कोई भी आए। तो महेश भट्ट तो सकते में है, अच्छा तो मदनी साहब को कहा कि चले जाओ तुम। मदनी साहब ने कहा नहीं नहीं, कोई नहीं गया, महेश भट्ट भी नहीं गए। फिर भी टीवी डिबेट्स में गाली गलौज करते रहे। उसके बाद क्या होता है, महेश भट्ट की जिस्म 2 नाम से फिल्म ये रिलीज होनी थी, और महाराष्ट्र में एनसीपी के और कांग्रेस के हिंदू कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल लिया कि ऐसी अश्लील फिल्म हम रिलीज नहीं होने देंगे। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम बात नहीं थी, इट वॉज अ वेरी वल्गर फिल्म। जैसे कहीं है महेश भट्ट की कुछ तो वल्गर फिल्म्स हैं ही है उसकी, तो उन्होंने कहा ये नहीं रिलीज होने देंगे। अब शरद पवार के पास जाते हैं महेश भट्ट, कोई सुनवाई नहीं, बाकी जिसको कहते हैं कोई सुनवाई नहीं। फिर जफर के पास आती है बात, तो जफर सरेश वाला कहते हैं चिंता मत करो, मोदी जी करेंगे ना। तो मोदी जी को बताया जाता है, और मोदी जी तुरंत अश्योर करते हैं कि कोई सवाल ही नहीं है कि मैं किसी भी हिंदू संगठन को फिल्म डिसरप्ट करने दूं, चाहे वीएचपी हो, चाहे एनसीपी वाले हो, कोई भी पार्टी के हो। और कमिश्नर सूरत, जहां पे सबसे ज्यादा अपोजिशन थी इस फिल्म को, फोन करके पुलिस कमिश्नर उनको महेश भट्ट को यह आश्वासित करता है कि आपकी फिल्म पे जो करेगा उसकी खैर नहीं, जो डिसरप्ट करेगा। यानी प्रोटेस्ट का हक भी नहीं है एक अश्लील फिल्म के खिलाफ। और बड़े शानो शौकत से वो फिल्म फेल हो गई, वो अलग कहानी है, बट इस तरह से आउट ऑफ द वे जाकर आप सोचिए ये काम करवाते हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी हिंदू मांग को लेकर मोदी जी ने इस तरह का आतुरता दिखाई हो, कभी इस तरह की सुनवाई की गई हो, और बाकी इनकी गालियां खा के भी क्या नहीं करते, आप बताइए क्या नहीं उनके लिए करते रहे।